बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फ़ौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएँ और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूँ कि मकामी अफराद को ये भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहाँ से आएंगे? ये वो अफ़गान फोर्सेस हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफ़गान फोर्सेस पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी हैं फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोराल की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मैसर नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में अफ़गान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगनी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखें, पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहाँ पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब आप उसी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फ़ौज डिज़ाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े। वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में ख़त्म हो गई है, पश्तून इलाकों में ख़त्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़ें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊं, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर
दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल लश्कर के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और तायीद उसको मिल जाएगी फ़ौरी तौर पे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फ़ौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फ़ौज के ऊपर बड़ी टका के तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोज़ मौजूद हैं। लोगों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी, मैंने भी अपने पिछले वीलॉग में निकाल कर सुनवाई। तो ख्वाजा आसिफ ने सफाई ये पेश की है कि जनाब, मैंने तो वो बयानात मुशर्रफ के दौर में दिए थे, तो उनको इन हालात के साथ ना जोड़ा जाए। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपने एक और खच मार दी है, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने बयान दिया था वो तो आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ दिया था, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आपने नहीं बोला था। 65 की और 71 की और 99 की जो जंगें, आपने 4 जंगों में शिकस्त का जो आपने ढोल बजाया था, वो चारों जंगें मुशर्रफ ने तो नहीं लड़ी थी, वो जंगें तो फ़ौज ने लड़ी थी। तो आपने कहा सारी जंगें पाकिस्तान हार गया था। फिर ये कौम की हड्डियों से गुदा निकाल के जो खा गए, ये तो आपने फ़ौज को कहा था, मुशर्रफ को तो आपने नहीं कहा था। फिर आपने सियाचिन और कारगिल के अंदर जो हार गए और वो इलाके इंडिया ले गया, वो भी आपने फ़ौज से शिकवा और गिला किया था। फ़ौज को मिलने वाले बजट के ख़िलाफ़ आपकी तकरीर थी। आपकी तकरीर जो है वो कोई मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो नहीं थी। आप खुद आमरीत की पैदावार हैं, आपके लीडर्स आमरीत की पैदावार हैं। जनरल जिलानी की गोद से एक छोटा सा पौधा निकलता है, नवाज शरीफ, वो जन्म लेता है, आप सारे उसके साथ मिलकर पनपते हैं। आपके अपने वालिद बड़े फ़खरिया अंदाज में जनरल ज़ियाउल-हक की शूरा के मेंबर थे, और आप लोग बड़े फ़ख्र से ये बात बताया करते थे, और पूरे सियालकोट पे आप लोग कंट्रोल करते थे, बल्कि मुल्क के अंदर आपकी चलती थी, क्योंकि आप ज़ियाउल-हक की शूरा के मेंबर थे। और ख्वाजा साहब, आप वो भी याद करें कि जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर मौजूद था, तो आपने बतौर वज़ीर जनरल मुशर्रफ से हलफ लिया था। अगर इतनी गैरत होती आपको और आप ये कह रहे होते कि जनाब मैं तो डिक्टेटर के सख्त खिलाफ हूं, तो आप डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उससे हलफ ना लेते, कम से कम इसके लिए आप इनकार कर देते, जो इनकार आपने नहीं किया। तो आपकी ना बड़ी सेलेक्टिव किस्म की गैरत है। जिस जूते से आपको मार पड़ती है ना, टका के मार पड़ती है, उसी जूते को ख्वाजा साहब आप लोग फिर बाद में पॉलिश करते हैं, और चमका के पॉलिश करते हैं। टका के मार खाते हैं, चमका के पॉलिश करते हैं। यह है जनाब आपकी सियासत की कुल कहानी। अब ना